आसमान पर मुंबई और दिल्ली में कीमतों में तेजी जारी। तो चुनावी महासंग्राम में सबसे पहले बात करते हैं तीसरे चरण के मतदान से, जो फिलहाल जारी है। हम आपको दिखा रहे हैं सीधी तस्वीरें। 11 राज्यों और यूटी की 93 सीटों पर मतदान डाला जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद में अपना वोट कास्ट किया और साथ ही आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मतदान के बाद बच्चों से भी बातचीत की और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतदान में हिस्सा लेने की अपील भी की। बात करें तो कर्नाटक में 3 बजे तक 54.20% वोटिंग हुई है और वहीं अगर दूसरे राज्यों की बात करें तो वहां पर भी जो वोटिंग परसेंटेज है कुछ इसी तरह से है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद में अपना वोट डाला है और आप सीधी तस्वीरों में देख रहे हैं। आज सुबह ही वो अहमदाबाद पहुंच गए थे, वहां पर उन्होंने वोट डाला और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस राज्य में कितना वोटिंग परसेंटेज रहा है। तो तीसरे चरण में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की बात करें तो 3 बजे तक 47% से ज़्यादा यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज रहा है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ का वोटिंग परसेंटेज 3 बजे तक 54% के आसपास रहा है। छत्तीसगढ़ के वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो ये 58% से ज्यादा रहा है। तो फिलहाल 3 बजे तक किस तरह से वोटिंग परसेंटेज अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रहा वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां पर अभी तक सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज दिखाई दे रहा है। 63% से ज्यादा यहां पर वोटिंग हो चुकी है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वोट डालने के बाद क्या कुछ कहा। मैं देशवासियों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान ये सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महात्म्य है और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। तो गृह मंत्री अमित शाह भी आज अपने पूरे परिवार के साथ अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह अपने पूरे परिवार के साथ मौजूद रहे और विक्ट्री का साइन उन्होंने अपना वोट डालने के बाद दिखाया। यहाँ पर उनकी पत्नी भी साथ में मौजूद रही, उनके बेटे भी वहाँ पर मौजूद थे। तो क्या कुछ अमित शाह ने कहा वोटिंग के बाद आपको दिखाते हैं। मैं देश भर के सभी मतदाताओं को और गुजरात के मतदाताओं को भी मन से विनती करना चाहता हूं कि बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महोत्सव में हिस्सा ले। स्थिर सरकार, सुरक्षित देश, समृद्ध देश, गरीब कल्याण और भारत गौरव को समर्पित एक सरकार चुनिए। तो चलिए अब आप बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर 11 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। तीसरे चरण में सबसे हॉट सीट है बारामती, जहां से एनसीपी शरद पवार की सुप्रिया सुले और अजीत पवार की पत्नी और एनसीपी की नेता सुनेत्रा पवार के बीच में कड़ा मुकाबला है। बारामती में शरद पवार और सुप्रिया सुले ने मतदान किया। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने बारामती में वोट डाला। इसके अलावा रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग से बीजेपी के उम्मीदवार नारायण राणे ने भी अपना वोट डाला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे ने भी सोलापुर में आज अपना वोट डाला। तीसरे चरण में बारामती महाराष्ट्र की सबसे
हॉट सीट है। बारामती में कैसे मतदान चल रहा है और वहां पर किस तरह की फाइट है, ये जानने के लिए सीधा चलते हैं हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता के पास। तो विवेक, बताएं, आप बारामती में मौजूद हैं और सबसे हॉट सीटों में से एक है, तो अभी फिलहाल किस तरह से वहां पर चुनावी मुकाबला दिखाई दे रहा है? जी हाँ, आज महाराष्ट्र में 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी की नजर है तो वो है महाराष्ट्र के बारामती लोकसभा सीट पर। इस समय हम बारामती में मौजूद हैं और यहाँ की जो लड़ाई वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पहली बार बारामती में पवार वर्सेस पवार की लड़ाई है, एनसीपी वर्सेस एनसीपी की लड़ाई है। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि भाभी और ननद की लड़ाई है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। एक तरफ जहां शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले उम्मीदवार बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार चुनाव लड़ रही हैं। यानी कि घर की लड़ाई है, लेकिन अब घर की जो महिलाएं हैं वो अब चुनाव की रणनीति में आ गई हैं और आज काफी ज्यादा अहम दिन है। आज का दिन बारामती की जनता ये तय करेगी कि आखिरकार बारामती में असली पवार कौन है और असली पावर किस पवार फैमिली में है। मतदान चल रहा है और साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो बारामती में हम मौजूद हैं एक मतदान केंद्र पर, जहां पर बड़ी मात्रा में महिलाएं भी आई हुई हैं, वो भी मतदान कर रही हैं। अगर मैं दूसरी तरफ दिखाऊं, पुरुष भी आए हुए हैं, वो भी मतदान कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लड़ाई है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि 1999 के बाद से अब तक 25 साल तक यहाँ पर शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले विधायक और सांसद रही हैं। सुप्रिया सुले 3 बार यहाँ से सांसद रह चुकी हैं, कोशिश कर रही है कि चौथी बार भी वो इस लड़ाई को जीते। वहीं दूसरी तरफ सुनेत्रा पवार का ये पहला चुनाव है, वो भी पूरी कोशिश कर रही है कि एंट्री जो एंट्री हो उनकी अच्छी हो और वो भी चुनाव जीते। दोनों महिलाएं पूरी कोशिश कर रही हैं कि और दावा कर रही हैं कि जो भी जनता यहाँ पे उन्हें वोट देगी वो उनके फेवर में देगी। शुक्रिया विवेक इस पूरी जानकारी के लिए। तो बारामती से विवेक अपडेट दे रहे थे किस तरह से वहां पर चुनावी मुकाबला है। और अब आपको सीधा लेकर चलते हैं यूपी के मैनपुरी, जहां पर मौजूद है हमारी सहयोगी शिवानी बजाज। तो शिवानी, बताएं वहां किस तरह का माहौल है? जी देखिए, तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव के मतदान प्रक्रिया जो है वो जारी है। 10 सीटों पे मतदान हो रहा है, संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद। पर जो मुख्य सीट है वो है मैनपुरी। समाजवादी पार्टी के लिए ये महत्वपूर्ण चरण है, जहां डिंपल यादव जो है वो मैनपुरी लोकसभा सीट को बनाए रखने के लक्ष्य से लड़ रही हैं, जिसे उन्होंने 2022 के उपचुनाव में जीता था। डिंपल यादव के अलावा एसपी राष्ट्रीय मुख्य महासचिव जो है राम गोपाल यादव, उनके पुत्र अक्षय यादव जो है वो फिरोजाबाद सीट से प्रत्याशी हैं। एसपी राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव जो हैं, उनके पुत्र जो हैं आदित्य यादव, वो बदायूं क्षेत्र से अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं। पर ये मुकाबला जो है मैनपुरी का वो आसान नहीं होगा इस बार डिंपल यादव के लिए। मैनपुरी जो समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है, वहां डिंपल यादव भारतीय जनता पार्टी के जयवीर सिंह और बहुजन समाज पार्टी के शिव प्रसाद यादव को सामना करेंगी। इस बार भाजपा ने यूपी के पर्यटन मंत्री जो हैं ठाकुर जयवीर सिंह, उनको मैदान में उतारा है। याद रखिए 2019 में भाजपा ने इन्हीं 10 सीटों में से 8 जीती थी और समाजवादी पार्टी ने 2 जीती थी, जिसमें से मैनपुरी और संभल थे। आपको बता दें कि आज सुबह 11 बजे तक जो मतदाता प्रतिशत है वो 26% था और 1 बजे तक जो मतदाता प्रतिशत था वो करीबन 40% रहा। क्योंकि आज बहुत गर्मी का दिन है, उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे दिन ढलेगा ये आंकड़े भी बढ़ते रहेंगे। शुक्रिया शिवानी इस पूरे अपडेट के लिए। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं सीधा अहमदाबाद, जहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी केतन। तो केतन, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का वहां पर चुनावी माहौल है। हमने देखा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वोट डाला, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे वोट डालने के लिए, अपील भी की ज्यादा से ज्यादा लोगों से। तो क्या उस अपील का असर दिखाई दे रहा है? लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वोट डालने के लिए, बताएं। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की असर काम कर गई। अहमदाबाद समेत पूरे गुजरात में अगले 5 दिन तक येलो अलर्ट है, यानी कि तापमान जो पारा है वो 40 से 43 डिग्री रहता है। फिर भी लोग बाहर आए और 3 बजे तक जो हमारे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक 47% वोटिंग हो चुका है। 2 घंटे से भी कम समय बचा है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ अलग अलग कमरों में देखिए वोटिंग जारी है, मतदाता यहाँ पर आ रहे हैं और 2 घंटे में और 20% वोटिंग होती है तो शायद पिछले लोकसभा का जो रिकॉर्ड है वो भी टूट सकता है। और हाई प्रोफाइल यहाँ पर कैंडिडेट्स भी इस बार मैदान में थे, खासकर अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, उसके अलावा जो
स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मांडविया, पुरुषोत्तम रूपाला, वो सभी आज अहमदाबाद को छोड़कर अलग अलग हिस्सों पर उनका भी एक वोटिंग था। तो हम कह सकते हैं कि ये आंकड़ा 65 से 70% पर बैठेगा अगर इसी तरह से वोट रहा। तो अभी थोड़ा सा तापमान का पारा है वो नीचे है, तो लोग अब जो 2 घंटे से भी कम समय बचा है वहां जोरदार वोटिंग करने के लिए आए हैं। उद्योग जगत ने भी बढ़ चढ़कर आज हिस्सा लिया और गर्मी की परवाह किए बगैर सब बाहर आए। तो जो 3 बजे तक का आंकड़ा है वो काफी अच्छा माना जाता है। जो जानकार बताते हैं कि अगर ऐसा ही ट्रेंड रहा तो 70% क्रॉस हो जाएगा वोट, और जो 2 फेज में हमने देखा है उससे अधिक वोटिंग होने की पूरी संभावना है। दीपाली। जी शुक्रिया केतन इस पूरी तस्वीर को हमें समझाने के लिए। और जिस तरह से केतन इस बात का जिक्र कर रहे थे कि उद्योगपतियों ने भी हिस्सा लिया, आपको बताते हैं कि अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने अहमदाबाद में वोट डाला। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में सबको हिस्सा लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत के लिए अगले 5 साल काफी शानदार रहेंगे। लोकतंत्र का ये महापर्व दिवस है जो आपने बताया, और मैं सभी नागरिक को आह्वान करता हूं कि आज आपका जो ये मत है और वो बाहर आके देवे, और फिर उसमें ही लोकशाही की अगले 5 साल में आपकी क्या ख्वाहिश है? क्या इंडिया कहां से कहां होना चाहिए सर? इंडिया तो आगे बढ़ ही रहा है और आगे बढ़ता भी रहेगा। तो तीसरे चरण का मतदान लगातार जारी है। गुजरात में लोकसभा का मतदान फिलहाल जारी है। आज अहमदाबाद के उद्योग जगत के दिग्गजों ने भी वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा लिया और आप देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। वोटिंग एक जैसे हक है वैसे एक जवाबदारी भी है, और हमें सिटीजन के होने पर ये जवाबदारी हमें निभानी चाहिए। और मेरा एक मैसेज है, जो आने वाले जो चुनाव के जो अभी फेज़ है और आज के दिन गुजरात में, मेरी एक नम्र विनंती है कि सब वोटिंग करने के लिए जाए ताकि हमारी डेमोक्रेसी बनी रहे और बड़ी होती रहे। पहली बात तो ये बहुत बड़ा अवसर है इंडिया के लिए कि इतनी तादाद में लोग बाहर आ रहे हैं वोटिंग करने के लिए। मैं इनकरेज करूँगा सारे यूथ को स्पेसिफिकली कि घर से निकले। मुझे पता है गर्मी का सीज़न है, बट फिर भी आना चाहिए, अपना वोट फ्रेंचाइज को एक्सरसाइज करना चाहिए। तो मेरा ये सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि सब बाहर निकल के बड़ी तादाद में वोटिंग किया जाए। आज हमने पूरे परिवार के साथ वोट किया, और लोकतंत्र के इस महापर्व में सबको वोट करना चाहिए। और ये तो एक घर में प्रसंग होता है, जैसे बेटे बेटी की शादी होती है, ऐसे सज धज के हमें ये प्रसंग को सेलिब्रेट भी करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के खरगोन और धार में चुनावी सभाएं की। इस लोकसभा चुनाव में 1 महीने के अंदर प्रधानमंत्री मोदी का मध्य प्रदेश में ये 7वां दौरा है। इससे पहले वो प्रदेश में अब तक 8 जनसभा और 2 रोड शो कर चुके हैं। खरगोन में पीएम मोदी ने जनता से सवाल किया और देश वोट जिहाद से चलेगा या राम राज्य से। उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस की मंशा बहुत खतरनाक है और वो मोदी के खिलाफ वोट जिहाद का आह्वान करती हैं। आज भारत इतिहास के एक अहम मोड़ पर खड़ा है। आपको ये तय करना है कि भारत में वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य चलेगा। और यहां के कांग्रेस के लोगों ने भी घोषणा कर दी है, मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो। लोकसभा चुनाव में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। ऐसे में लालू यादव ने बड़ा बयान दिया है और कहा कि मुसलमानों को आरक्षण देने के पक्ष में है। आरक्षण का पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में शायद बात आ गई है, तो इस तरह की बात बदल। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा।
प्रधानमंत्री मोदी ने लालू यादव का नाम लिए बिना कांग्रेस को घेरा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो चारा खा गए वो जेल से बाहर आए हैं और मुस्लिमों के लिए आरक्षण की वकालत कर रहे हैं। जेल में कैद थे, कैदी है, गुनहगार है और अदालत ने उनको गुनहगार बना दिया है जी। अरे आपके गांव में भी अगर कोई 6 महीने जेल सजा काट करके आए ना तो गांव वाले भी दूर रहते हैं, बेटी का व्यवहार करने से दूर रहते हैं। ये कांग्रेस वाले इतने गिर चुके हैं कि उनको माथे पे बिठा के नाच रहे हैं। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? अभी कहा है पिछले 24 घंटे में ही उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यानी एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। तो चलिए, फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं प्याज की। जी हां, पिछले कुछ दिनों में लगातार प्याज की कीमतों में जो तेजी है वो जारी है। दरअसल सरकार के प्याज एक्सपोर्ट पर रोक हटाने के बाद से दिल्ली और मुंबई में प्याज की कीमतें बढ़ने लगी हैं। पिछले 3 दिनों में दिल्ली में प्याज की कीमतें करीब 4 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गई हैं। वहीं मुंबई में भी कीमतों में उछाल आया है। क्या है पूरी खबर, बता रहे हैं संवाददाता असीम मनचंदा। शुक्रवार को केंद्र सरकार ने प्याज पर निर्यात खोलने का फैसला किया था। सरकार ने 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी के साथ प्याज का निर्यात खोल दिया है। उसके बाद से घरेलू बाजार के अंदर प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। सबसे पहले मैं एशिया की सबसे बड़ी मंडी लासलगांव की बात करूं तो वहां पर प्याज की कीमतों में 200 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी देखी गई है। धीरे धीरे ये बढ़ोतरी रिटेल के अंदर तब्दील होगी। खासतौर पर अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में भी कीमतों में बढ़ोतरी की शुरुआत हो गई है। शुक्रवार को प्याज 1500 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास बिक रहा था, लेकिन अब ये 1975 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। यानी कि रिटेल में भी इसके दाम बढ़ने तय हैं। कुछ एक हफ्ते पहले इसके दाम करीबन 32 रुपए प्रति किलो थे, लेकिन अब बढ़कर के 36 रुपए प्रति किलो पहुंच गए हैं। तो इसका सीधा सीधा असर घरेलू बाजार के ऊपर देखने को मिला। हालांकि सरकार के अनुमान के मुताबिक इस साल 191 लाख टन प्याज का उत्पादन होगा, जिसके चलते प्याज के दाम ज्यादा नहीं बढ़ेंगे और सरकार को ज्यादा इसकी चिंता नहीं है। ऐसे में सरकार ने प्याज का निर्यात खोल दिया है, लेकिन आने वाले दिनों में आपको प्याज के दाम 2 से 4 रुपए प्रति किलो बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। असीम मनचंदा, CNBC आवाज। चलिए अब बात करते हैं बाजार की। आज भी बाजार में मुनाफा वसूली हावी रही। स्मॉल और मिड कैप शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली रही। सेंसेक्स 384 अंक, निफ्टी 140 अंक और मिड कैप इंडेक्स 988 अंक गिरकर बंद हुए। आज सबसे ज्यादा गिरावट बैंकिंग, फार्मा, ऑटो इंडेक्स में रही। वहीं आईटी और एफएमसीजी शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। भारतीय शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी ने बाजार के समय बढ़ाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ आशीष कुमार चौहान ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सेबी ने एक्सचेंज की ओर से ट्रेडिंग का समय बढ़ाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। आशीष कुमार चौहान ने यह भी बताया कि ट्रेडिंग समय को बढ़ाने पर ब्रोकर कम्युनिटी से सहमति नहीं मिली है। बता दें कि एनएसई ने अपने प्रस्ताव में ट्रेडिंग के समय को 3 चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने के साथ एफएनओ इंडेक्स का समय शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक करने की सिफारिश की थी। तो चलिए
तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहे, CNBC आवाज से जुड़े रहे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।